यहाँ पे देख रहे हैं जो इसके पहले का जो हो चुका था, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था। मंदिर सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति भी करते थे। चोल कालीन स्थानीय सुशासन के सभी निर्णय मंदिर प्रांगण की बैठकों में लिए जाते थे। मंदिरों को मिलाने वाले धार्मिक अनुदान और बड़े भूखंड आर्थिक क्रियाकलापों में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन और परंपरा का गहरा प्रभाव स्मारकों के निर्माण और उनकी कला पर दृष्टिगोचर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्य स्रोत का उस काल की युगबोध का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे बताना है कि जो मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्य स्रोत उस काल के युगबोध का प्रतिबिंब, तो फारसी साहित्य स्रोत के बारे में बताना है मध्यकालीन भारत के। तो उसके बाद इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में तुर्की सल्तनत की स्थापना के साथ राजकीय दरबारी लेखन के रूप में फारसी भाषा को अपना लिया गया। सल्तनत और मुगल इतिहास को जानने के लिए प्रमुख और प्राथमिक स्रोत के रूप में फारसी तारीख रचनाएं महत्वपूर्ण है। हसन निजामी कृत ताजुल मासिर, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता है कि ताजुल मासिर किसका है, तो हसन निजामी का है। तो हसन निजामी कृत ताजुल मासिर। फिर यहाँ पे देख लेते हैं हसन निजामी कृत ताजुल मासिर में गोरी के आक्रमण और गुलाम वंश का आरंभिक इतिहास लिखा गया है। तो जो ताजुल मासिर जो बुक है जिसको हसन निजामी ने लिखी थी, उसमें गोरी के आक्रमण, मोहम्मद गोरी के आक्रमण और गुलाम वंश का आरंभिक इतिहास लिखा गया है। इतिहास को मिन्हाज सिराज ने अपने कृत तबकात नासिरी में आगे बढ़ाया है। तो इतिहास को मिन्हाज सिराज ने अपनी कृति तबकात नासिरी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तबकात नासिरी किसका है, तो मिन्हाजुद्दीन सिराज का है में आगे बढ़ाया। वो उनके इतिहास को और आगे बढ़ाते हुए जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही की रचना की। तो यहाँ पे लिखेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी का कौन सा तारीख़ फिरोजशाही किसका है, जियाउद्दीन बर्नी का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये लिखेंगे कि उस समय के जो फारसी साहित्य हैं उनके बारे में है। तो उनके इतिहास को और आगे बढ़ाते हुए जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोजशाही की रचना की। उसने न केवल समकालीन शासकों की नीतियों और कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, अपितु उनकी समीक्षा भी प्रस्तुत की। यहाँ तक कि राजत्व से संबंधित ग्रंथ फतवा ए जहांदारी की रचना कर सुल्तान के कर्तव्यों की व्याख्या भी कर डाली। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो फतवा ए जहांदारी किसका है, तो जियाउद्दीन बर्नी का है। तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा और बाकी तो मेंस के तो हैं ही। तो यहाँ है कि यहाँ तक कि राजत्व से संबंधित ग्रंथ, तो फतवा जहांदारी किससे संबंधित है, राजत्व से संबंधित है। फतवा जहांदारी की रचना कर सुल्तान के कर्तव्यों की व्याख्या भी कर डाली। तारीख़ सलातीन अफ़गानिया लिखकर अहमद यादगार ने सल्तनत के इतिहास को अफ़गान शासकों के इतिहास तक विस्तृत कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अहमद यादगार है उनकी जो कृति है वो तारीख़ सलातीन ए अफ़गानिया है। तो अहमद यादगार की कौन सी तारीख़ सलातीन ए अफ़गानिया है, जिसे लिखकर अहमद यादगार ने सल्तनत के इतिहास को अफ़गान शासकों के इतिहास तक विस्तृत कर दिया। उसके पश्चात अबुल फजल के अकबरनामा ने फारसी ऐतिहासिक महाकाव्यों की ख्याति अर्जित की। तो यहाँ पे जो अबुल फजल हैं इनकी एक बुक है वो है अकबरनामा। ये किस में लिखी हुई है, फारसी में लिखी हुई है। तो अबुल फजल की जो बुक है फारसी में लिखी हुई है अकबरनामा महाकाव्य की ख्याति अर्जित की। इसी के एक भाग आईने अकबरी में, तो अकबरनामा अबुल फजल का है, तो इसी का एक भाग है आईने अकबरी में तत्कालीन अर्थव्यवस्था का सांख्यिकी लेखा जोखा और सामाजिक स्थिति पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तो जो आईने अकबरी है अबुल फजल की, अकबरनामा का एक भाग है जो आईने अकबरी, इसमें तत्कालीन अर्थव्यवस्था जो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था है उसके बारे में, अर्थव्यवस्था का जो सांख्यिकी लेखा जोखा और सामाजिक स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। सल्तनत कालीन अमीर खुसरो, फिर यहाँ पे हम अबुल फजल को देख लिए। अबुल फजल के बाद अमीर खुसरो पे आ जाते हैं। तो ये क्या है, फारसी साहित्यिक स्रोत यहीं से मिल रहे हैं। तो सल्तनत कालीन अमीर खुसरो अपने लेख में एक कवि का माधुर्य घोलते हैं। तो एक कवि के रूप में होते हैं, अमीर खुसरो किस रूप में होते हैं, कवि के रूप में होते हैं, का माधुर्य घोलते हैं। उन्होंने न केवल ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे बल्कि भाषागत प्रयोग करते हुए फारसी और हिंदवी मिश्रित छंदों की भी रचना की। तो उन्होंने केवल ग्रंथ ही नहीं लिखा बल्कि जो भाषागत
प्रयोग करते हुए फारसी में भी फारसी और हिंदी दोनों मिक्स करके मिश्रित छंदों की भी रचना की। अपनी कृति नूह सिपियर में अमीर खुसरो ने भारत और उसकी जलवायु, उसके पेड़ पौधे, तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है कि नूह सिपियर किसकी कृति है, तो ये अमीर खुसरो का साहित्य है। तो अमीर खुसरो का क्या है, नूह सिपियर। और नूह सिपियर में अमीर खुसरो ने क्या कहा, नूह सिपियर में अमीर खुसरो ने भारत और उसकी जलवायु, उसके पेड़ पौधे, भारत के पशु पक्षी, भारत के लोग सबकी प्रशंसा करते नजर आते हैं। वे अपने आप को तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहते हैं। तो कौन तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। उन्होंने अपने लेखन से हिंदू और उर्दू दोनों भाषाओं के आरंभिक विकास को गति दी। तो अमीर खुसरो किन दो भाषाओं को गति देते हैं, हिंदू और उर्दू दोनों भाषाओं के आरंभिक विकास को गति प्रदान की। फिर उसके बाद मध्यकालीन फारसी साहित्य में बड़ी संख्या में धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की भी रचना हुई। तो मध्यकालीन जो फारसी साहित्य है इसमें बड़ी संख्या में धार्मिक साहित्य भी था और दार्शनिक साहित्य भी, धार्मिक और दार्शनिक साहित्य की भी रचना हुई। फारसी साहित्य की एक विशिष्ट शैली मलफूजात प्रमुख सूफी संतों के साथ संवाद या प्रवचन के रूप में प्राप्त होती है। तो मलफूजात किसका है, मलफूजात जो है एक विशिष्ट शैली है फारसी भाषा की, फारसी साहित्य की एक शैली है मलफूजात का अर्थ इसके बारे में जान लेते हैं। प्रमुख सूफी संतों के साथ संवाद या प्रवचन को जो है क्या कहा जाता है, मलफूजात कहा जाता है, के रूप में प्राप्त होती है। जो फारसी साहित्य की बड़ी संख्या में धार्मिक और दार्शनिक साहित्य जो है ये प्राप्त होते हैं। प्रसिद्ध चिश्ती सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया ने के मलफूजात फवायद उल फवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे जो है निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से प्रसिद्ध है, निजामुद्दीन किस संप्रदाय से संबंधित है, तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया सूफी हैं और चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। चिश्ती जो बहुत सारे संतों के जो संप्रदाय हैं उससे संबंधित है और जो चिश्ती वाले से संबंधित है। फवायद उल फवाद के नाम से प्रसिद्ध है। कौन, निजामुद्दीन औलिया। फवायद उल फवाद के नाम से प्रसिद्ध है निजामुद्दीन औलिया, जिसकी रचना आमिर हसन सिज्जी ने की थी। कि मलफूजात फ़ायल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी रचना आमिर हसन सिज्जी ने की थी। तो फ़वायद उल फवाद की रचना किसने की थी, अमीर हसन सिज्जी ने की थी। फ़वायल उल फवाद की रचना किसने की थी, अमीर हसन सिज्जी ने की थी। मलफूजातों में सूफी संतों का जीवन वृत्त और तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन का परिचय मिलता है। तो जो मलफूजात हैं उनमें सूफी संतों का जीवन वृत्त और तत्कालीन सामाजिक धार्मिक जीवन का परिचय मिलता है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि सल्तनत काल से शुरू होकर मुगल काल तक संस्कृत कृतियों का फारसी में अनुवाद कर फारसी को युगीन साहित्य बनाने का प्रयास किया गया। तो सल्तनत काल से शुरू होकर जो मुगल काल है, सल्तनत से शुरू होता है मुगल काल तक जो सांस्कृतिक कृतियों का फारसी अनुवाद कर फारसी युगीन साहित्य बनाने का प्रयास किया। तो सल्तनत से लेकर मुगल तक किस भाषा पर जोर दिया गया, फारसी अनुवाद पर जोर दिया गया है। फिर उसके बाद वस्तुतः इस कदम से फारसी को एक समन्वित संस्कृति के साहित्य के रूप में विकसित किया गया। सर्वप्रथम जिया नक्शबी ने संस्कृत कहानियों का तूतीनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया। तो सबसे पहले तूतीनामा नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया था, तूतीनामा किसका है, जिया नक्शबी ने अनुवाद किया था। तो जिया नक्शबी ने जो है तूतीनामा संस्कृत कहानियों का जो तूतीनामा था उसे जो है फारसी में अनुवाद किए थे, जिया नक्शबी ने अनुवाद किया था, फारसी में अनुवाद किए थे। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने राज्य सहायता देकर संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने भी, दोनों ने सीखा, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने राज्य सहायता देकर संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी भाषा में करवाकर उसे समृद्ध बनाया। तो फिर यहाँ पे क्या है, जो कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन है, कश्मीर के जो शासक हैं जैनुल आबदीन, उन्होंने क्या किया,
वो जो है महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद किस भाषा में कराएं? फारसी भाषा में कराएं। तो उन्होंने महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी भाषा में कराकर उसे समृद्ध बनाया। अकबर ने भी अनुवाद विभाग की स्थापना कर, तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना कर वेदों, महाभारत, लीलावती, वेदों की, महाभारत की, लीलावती आदि संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। तो अकबर ने भी फारसी में अनुवाद कराया था वेदों का, महाभारत का, लीलावती का और आदि संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दारा शिकोह ने किसका उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, किस नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो इसका सही उत्तर है सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसका प्रयोग पहली बार यूरोपीय भाषा में अनुवाद कर यूरोप के लोग उपनिषदों से परिचित हुए और भारतीय दर्शन से अभिभूत हो गए। तो इसके बाद जिसका पहली बार यूरोपीय भाषा में अनुवाद कर यूरोपीय भाषा में अनुवाद कर यूरोप के लोग उपनिषदों से परिचित हुए और भारतीय दर्शन से अभिभूत हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि फारसी साहित्य तत्कालीन राज दरबार, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, दर्शन, धर्म आदि सभी विषयों पर अपनी कृतियों के माध्यम से युगबोध को प्रतिबिंबित करते हुए भारतीय समन्वित संस्कृति को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो भारतीय साहित्य है वो राज दरबार में अर्थव्यवस्था, समाज को, धर्म, दर्शन, धर्म आदि विषयों पर अपनी कृतियों के माध्यम से युगबोध को प्रतिबिंबित करते हुए भारतीय समन्वित संस्कृतियों को दर्शाता है। धीरे धीरे जो हिंदू लेखक हैं भी फारसी में लिखते हुए दिखाई देने लगे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो हिंदू लेखक, पहले तो अनुवाद अभी देख रहे थे कि अनुवाद हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हिंदू लेखक थे वो भी फारसी में लिखने दिखाई देते हैं। जैसे कि भीमसेन कृत है नुस्खा-ए-दिलकुशा। तो नुस्खा-ए-दिलकुशा किस लैंग्वेज में है? फारसी लैंग्वेज में है। और इसकी कृति किसकी है? भीमसेन कृत नुस्खा-ए-दिलकुशा। ईश्वरदास कृत फुतुहात-ए-आलमगीरी। तो भीमसेन कृत क्या है? भीमसेन की पुस्तक क्या है? नुस्खा-ए-दिलकुशा और ईश्वरदास कृत फुतुहात-ए-आलमगीरी आदि। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि संस्कृतिकरण को स्पष्ट करते हुए बताएं कि किस प्रकार यह सांस्कृतिक भिन्नता से अलग है। तो संस्कृतिकरण को स्पष्ट करना और ये बताना है कि किस प्रकार यह सांस्कृतिक भिन्नता से अलग है। साथ ही यह बताएं कि भारत में संस्कृतिकरण किस सीमा तक विद्यमान है, और साथ में यह बताना है कि भारत में जो संस्कृतिकरण है वो किस सीमा तक विद्यमान है। एक तो इंडिया का बताना है, ऊपर से यहाँ पे क्या पहला क्या है, ये जो भिन्नता को बताना है किस प्रकार से भिन्न है, और फिर भारत में इसकी किस सीमा तक विद्यमान है संस्कृतिकरण। और फिर उसके बाद जो है फिर यहाँ उत्तर देख लेते हैं। संस्कृतिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जब किसी समाज में निम्न जातियाँ उच्च जातियों का अनुकरण करती हैं। तो संस्कृतिकरण से क्या तात्पर्य है? ये ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जब किसी समाज में, जब कोई ऐसा समाज होता है जिसमें निम्न जो छोटी जातियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? उच्च जातियों का अनुकरण करती हैं। तो इस प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में किसी जाति अथवा समूह के रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति किसी उच्च प्रभावशाली जाति के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कोई जाति अथवा समूह के जो रीति रिवाज होते हैं, कर्मकांड होते हैं, विचारधारा होते हैं, जीवन पद्धति किसी उच्च प्रभावशाली जाति के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये जो छोटी जाति, निम्न जातियाँ हैं वो जो उच्च जातियों का अनुकरण करती हैं, तो इसमें क्या होता है कि उच्च जातियों का अनुकरण करती हैं और उच्च जातियों में जो रीति रिवाज है, कर्मकांड है, विचारधारा है, जीवन पद्धतियाँ हैं, वो सब क्या किसी उच्च प्रभावशाली जाति की उसके अनुरूप जो इनमें निम्न जातियों में क्या हो जाती हैं, ये लोग परिवर्तित कर लेते हैं, इनके अनुरूप, उन्हीं के अनुरूप परिवर्तित हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक भिन्नता से तात्पर्य, तो ये था संस्कृतिकरण, और वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक भिन्नता। अब यहाँ पे संस्कृतिकरण को देख लिया, अब सांस्कृतिक भिन्नता को देखते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता से तात्पर्य समाज के हर वर्ग, जाति या समुदाय की अपनी विशिष्ट संस्कृति होने से है।
तो सांस्कृतिक भिन्नता क्या है? समाज में जो समाज में हर एक वर्ग है तो क्या भिन्न है ना, तो हर वर्ग अलग अलग वर्ग हैं तो ये सांस्कृतिक भिन्नता हो गई। अलग अलग जातियाँ, ये सांस्कृतिक भिन्नता हो गई। अलग अलग समुदाय हैं तो ये होगी सांस्कृतिक भिन्नता है। तो यही है कि समुदाय जो हर वर्ग, हर जाति, समुदाय की अपनी विशिष्ट संस्कृति होने से है, जो कि उनको एक वर्ग, जाति या समुदाय से अलग पहचान दिलाती है। तो ये हो गया सांस्कृतिक भिन्नता। तो यहाँ पे सांस्कृतिकरण और सांस्कृतिक भिन्नता को डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि वो भिन्नता से अलग है। यहाँ पे देख लिए कि सांस्कृतिकरण और सांस्कृतिक भिन्नता से अलग है, और यह बताना है कि भारत में किस सीमा तक विद्यमान है। कि भारतीय समाज में सांस्कृतिकरण का सर्वाधिक प्रभाव निम्न जातियों, शूद्र तथा जनजातियों पर हुआ है। तो भारतीय समाज में संस्कृतिकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर हुआ है? तो संस्कृतिकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव भारतीय समाज में निम्न जातियों, शूद्र पर हुआ है तथा जनजातियों पर हुआ है, एससी और एसटी पर हुआ है, जिसके वर्तमान में कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं जैसे निम्न जातियों में ब्राह्मणों की भांति शाकाहार को अपनाना, जनजातियों में सिंदूर, टीका या धागा बांधना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, निम्न जातियाँ हैं ब्राह्मणों की भांति शाकाहार को अपनाए हुए हैं, और फिर जनजातियों में और जो एसटी वगैरह हैं उनमें सिंदूर लगाने की प्रथा, सिंदूर लगाने लगे हैं, टीका लगाते हैं, धागा बांधने की जो चीज़ें हैं वो सब कहाँ से सीखे हैं? ये अनुकरण की हैं उच्च जातियों का। फिर उसके बाद निम्न जातियों में जनेऊ पहनना तथा कन्यादान करने का प्रचलन। जो निम्न जातियों में जो जनेऊ करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, और फिर उसके बाद कन्यादान करने का प्रचलन चला है। फिर जनजातियों में मूर्ति पूजा होने लगी है। फिर हिंदू वैवाहिक कर्मकांडों का अनुकरण आदि कई उदाहरण देखने को मिलता है। जो हिंदू वैवाहिक कर्मकांड है उनका अनुकरण आदि कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। संस्कृतिकरण के द्वारा सामाजिक संरचना में ऊंचे पद पर दावा किया जाता है। संस्कृतिकरण द्वारा जो सामाजिक संरचना में जो ऊंचे पद पर होते हैं उनका दावा किया जाता है कि बहुधा इसका परिणाम उन्मुख गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। तो ये है ऊपर की ओर उठते हुए गतिशीलता, यानी कि पॉजिटिव गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। परंतु दूसरी तरफ सांस्कृतिक भिन्नता में कमी आती है, और किंतु दूसरी तरफ एक तरफ से तो इसका परिणाम ये होता है कि जो ये संस्कृतिकरण है और इन सब संस्कृतिकरण से इसका परिणाम ये होता है कि जो है कि उधरोन्मुख गतिशीलता होती है, यानी पॉजिटिव गतिशीलता होती है, समाज सकारात्मक दिशा में जाता है। और दूसरी तरफ यह है कि जो समाज में सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं उसमें जो है कमी आती है। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा पाषाण युग की चित्रकारी न केवल तत्कालीन कला के ज्ञान को प्रस्तुत करती है अपितु उस काल के सामाजिक जीवन को भी प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो पूरा पाषाण काल की चित्रकारी है वो कह रहा है कि जो पूरा पाषाण काल की चित्रकारी है न केवल तत्कालीन कला के ज्ञान को प्रदर्शित करती है। तो ये जो है पूरा पाषाण काल युग में जो चित्रकारी की गई है उस समय के केवल कला के ज्ञान को ही नहीं प्रदर्शित करती है, बल्कि कला ही नहीं, केवल जो चित्रकारी को देखकर हम कहें कला बहुत अच्छा है, नहीं, हाँ ये तो है, कला तो अच्छा है, कला का ज्ञान तो इससे पता चलता है इस चित्रकारी से, लेकिन इन चित्रकारियों से सामाजिक जीवन भी प्रदर्शित होता है कि उस समय के लोग कैसे रहा करते थे। तो यही स्पष्ट करना है पूरा पाषाण युग के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं इसका उत्तर, चित्रकला भी चित्रकला किसी भी काल के सामाजिक जीवन, ज्ञान के स्तर तथा सांस्कृतिक पहलुओं का एक समन्वित रूप प्रस्तुत करती है। जो चित्रकला होती है वो सामाजिक जीवन के बारे में, उस काल के जब ये बनी हुई होती है तो उस काल के सामाजिक जीवन के बारे में, ज्ञान का स्तर और सांस्कृतिक पहलुओं का एक समन्वित रूप प्रस्तुत करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरा पाषाण युग की चित्रकारी भी तत्कालीन समाज के समय के अनेक पक्षों पर व्यापक प्रकाश डालती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो पूरा पाषाण युग की जो चित्रकारी है वो तत्कालीन समय के अनेक पक्षों पर व्यापक प्रभाव डालती हैं।
तो इसी समय के जो पुरापाषाण की चित्रकारी है वो तत्कालीन समय के मतलब पुरापाषाण के जो समय था उनका समाज उनके समय के जो अनेक पक्षों पर व्यापक प्रकाश डालती है। पुरापाषाण कालीन संस्कृति का अभ्युदय अभिनूतन प्लिस्टोसीन युग में हुआ। तो पुरापाषाण संस्कृति का अभ्युदय कब हुआ? अभिनूतन युग में हुआ, यानी कि प्लिस्टोसीन युग में हुआ था। इस काल में चित्रकारी मूलतः पत्थरों पर खुदाई द्वारा की जाती थी। तो पत्थरों पर खुदाई होती थी और चित्रकारी में पशुओं फल फूलों का प्रयोग किया जाता। चित्रकारी में किसका प्रयोग किया जाता? पशुओं का चित्र बनाया जाता था, फल फूलों का प्रयोग किया जाता था। इस काल की सबसे पुरानी चित्रकला के स्रोत विंध्य क्षेत्र में भीमबेटका से प्राप्त हुए। तो पुरापाषाण युग की जो सबसे पुरानी चित्रकला है वो विंध्य क्षेत्र में भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पुरापाषाण काल में हरे एवं लाल रंग के प्रयोग से जानवरों की चित्रकारी। तो जो उत्तर पुरापाषाण जिसमें देखते हैं ना पुरापाषाण के पार्ट हैं तीन तो इसके बाद उसमें जो उत्तर पुरापाषाण जो सबसे लास्ट पीरियड है उत्तर पुरापाषाण काल का, उसमें देखते हैं कि हरे और लाल रंग का प्रयोग किया गया है जानवरों की चित्रकारी के लिए। इनके रंगों के प्रयोग से एक प्रयोग के प्रति समझ को दर्शाता है। तो ये इसे ये समझ में आता है कि वो रंगों के प्रयोग को जानते थे कि हरे और लाल रंग का प्रयोग जानवरों की चित्रकारी के लिए समझाया होता था। इनके रंगों के प्रयोग के प्रति समझ को दर्शाता है कि वो रंगों के प्रति उनकी समझ थी। इसी काल के खुदाई एवं चित्रकारी के स्रोतों से पता चलता है कि शिकार ही जीवन का एक प्रमुख साधन था। तो इसे जो वहाँ पे जो इस काल के जो खुदाई और चित्रकारी इस काल में खुदाई एवं चित्रकारी के स्रोतों से पता चलता है कि शिकार ही जीवन यापन का एक प्रमुख साधन था। इन चित्रों से बनी शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री में सरलता से भेद किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक जीवन के संदर्भ में यह चित्रकला इनके छोटे छोटे समूहों में निवास करने तथा पशुओं एवं पेड़ पौधों पर इनकी निर्भरता को इंगित करती है। मनुष्य इस काल में मुख्यतः एक शिकारी एवं संग्रहकर्ता की भूमिका में था। तो इस समय क्या था कि जो मनुष्य था इस काल में मुख्यतः शिकारी एवं संग्रहकर्ता की भूमिका में था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका जो है उत्तर देखते हैं। मथुरा शैली की मूर्तियों में धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष के साथ साथ शासकों की प्रतिमाओं के माध्यम से देवत्व के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया इसका विश्लेषण करना है। तो मथुरा शैली की जो मूर्तियों ने क्या है धार्मिक सहिष्णुता का पक्ष तो इसमें था कि शासकों की प्रतिमाओं के माध्यम से देवत्व के सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया, इसका विश्लेषण करना है। तो इसमें 4 शब्द में लिखना है कि मथुरा कला का आरंभ लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो मथुरा कला का जो आरंभ होता है वो लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ, जो लगभग पहली शताब्दी ईस्वी तक अपनी परिपक्वता को प्राप्त हुई है। तो मथुरा कला का जो आरंभ होता है वो दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ, जो लगभग पहली शताब्दी ईस्वी तक अपनी परिपक्वता को प्राप्त हुई। इस शैली का प्रमुख केंद्र मथुरा था। तो इस शैली का जो प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा था। तो मथुरा शैली का जो प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? मथुरा में था। लगभग 400 वर्षों के अपने जीवन काल में इस कला केंद्र द्वारा विभिन्न धर्मों, शासकों और सामंतों की मूर्तियाँ निर्मित की गई। तो इस कला केंद्र द्वारा जो विभिन्न धर्म हैं, शासक हैं, सामंतों की मूर्तियाँ निर्मित की गई। धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से इस शैली में बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण तीनों धर्म की मूर्तियाँ निर्मित की गई। तो धार्मिक सहिष्णुता की जो दृष्टि से इस शैली में जो है बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, ब्राह्मण धर्म की, तीनों धर्मों की, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म की मूर्तियाँ निर्मित की गई। बुद्ध की बोधिसत्व, अभय मुद्रा जैसी प्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण इसी शैली के अंतर्गत सामने आया। तो इस शैली में क्या है? बुद्ध का बोधिसत्व आया, अभय मुद्रा आए। तो बुद्ध का बोधिसत्व आया, अभय मुद्रा जैसी जो प्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण इसी शैली के अंतर्गत सामने आया। तो वहीं मथुरा के कंकाली टीला से कई जैन मूर्तियां भी मिली। तो यहीं पे जो है मथुरा का जो एरिया है कंकाली टीला, मथुरा का जो एरिया है कंकाली टीला से कई जैन मूर्तियां भी मिली। इनमें पार्श्वनाथ को सांपों के साथ एवं ऋषभ देव को कंधे पर झूले बालों के साथ देखा जा सकता है। और इसी तरह ब्राह्मण धर्म की शिव प्रतिमा, लक्ष्मी एवं सूर्य की मूर्तियों का निर्माण भी इसी शैली के अंतर्गत किया गया है। तो इसी तरह जो ब्राह्मण धर्म की जो शिव प्रतिमा है, लक्ष्मी एवं सूर्य की जो मूर्तियों का निर्माण भी इसी शैली के अंतर्गत किया गया है। धार्मिक मूर्तियों
मूर्तियों के अतिरिक्त इस शैली में अनेक राजाओं जैसे कनिष्क की विशाल प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। तो जो है धार्मिक मूर्तियों के अतिरिक्त इस शैली में धार्मिक मूर्तियाँ जो हैं उसके अतिरिक्त इस शैली में जो अनेक राजाओं जैसे कनिष्क की विशाल प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। संभव है कि इन शासकों की विशाल प्रतिमाओं का निर्माण मध्य एशिया में प्रचलित देवत्व के सिद्धांत से प्रभावित होगा। तो यहाँ पे क्या करा है कि जो धार्मिक मूर्तियों के अतिरिक्त जो है इस शैली में अनेक राजाओं जैसे कनिष्क की विशाल प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। संभव है कि इन शासकों की विशाल प्रतिमाओं का निर्माण मध्य एशिया में प्रचलित देवत्व के सिद्धांत से प्रभावित होगा। फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के समाज को जिन विचारकों ने प्रभावित किया कबीर उनमें से प्रमुख हैं। कबीर के विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता तार्किकता का कथन के आलोक में परीक्षण कीजिए। तो मध्यकालीन भारत के जो समाज को जिन विचारकों ने प्रभावित किया उनमें कबीर को लिखना है और फिर कबीर के विचारों के वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है और तार्किकता का कथन के आलोक में परीक्षण करना है। इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।